हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम्पियर 003 का भारत लोकतंत्र और विकास का चैप्टर को 12 को पढ़ेंगे। सत्ता का हस्तांतरण एवं स्थानीय स्वशासन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि सत्ता का हस्तांतरण क्या है। इसको एक दूसरे शब्द में विकेंद्रीकरण भी कह देते हैं हम। और स्थानीय स्वशासन कौन कौन से हैं, उनमें किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया, यानी सत्ता को बांटा, विकेंद्रीकरण किया सत्ता का। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर 12 का नाम इंग्लिश में हमारा होता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी पावर को कम करना और दूसरों में बांटना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसमें हमारी पंचायत, ग्रामीण पंचायत ये आ जाती हैं भारत में। अब इसको एक जो इसके हमारे बुक में दिया हो उसके हिसाब से मैंने लिखा है, उसको थोड़ा शॉर्ट करके। तो स्टोरी के टाइप में थोड़ा समझते जाएंगे। इसमें हम क्या क्या बताया गया और किस किस तरीके से जो स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का विकास कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से हुआ है। यह कहानी 1852 से शुरू होती है और 1993 तक हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 1852, सॉरी ऊपर शायद 1852, 1852 में लॉर्ड रिपन, जो ब्रिटिश उपनिवेश काल था उसमें एक लॉर्ड थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो ऐसे ही हमारी बुक में दिया उनका नाम। और स्थानीय स्वशासन की नींव रखी उन्होंने। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1852 में उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। उनके प्रयासों से नगर पालिकाओं का गठन हुआ और भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिला। लॉर्ड रिपन का यह कदम भारत में लोकतांत्रिक ढांचे की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने ही ब्रिटिश काल में, जैसे छोटे छोटे गांवों पे वे कंट्रोल नहीं रख पाते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि छोटे छोटे गांवों में अब इन्हीं के लोगों को ही हम एक पंचायत का एक मुखिया का रूप दे देते हैं। छोटी छोटी नगर पालिकाओं का निर्माण किया उन्होंने, उनकी नींव रखी, जिससे कि धीरे धीरे गाँव में चुनाव होने लगा और गाँव में एक सरपंच को चुना जाने लगा उनकी तरफ से। तो इस तरह से लोकतंत्र के एक महत्व सा समझता आया और उसकी महत्व फिर बाद में उसका पूरा विकास हुआ और पूरे लोकतंत्र के कारण लोगों में जागरूकता भी उत्पन्न हुई। फिर देख लेते हैं 1950 जो हमारा संविधान निर्माण हुआ था, उसमें पंचायती राज के बारे में क्या बताया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना नया संविधान अपनाया। इस संविधान ने स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्वीकार किया, इसके लिए प्रावधान किए, कुछ बातें की गई इसमें इसमें कुछ नियम कानून बनाए गए। संविधान के अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें सशक्त करेंगे, यानी उनको विकसित करेंगे। फिर एक नेता आते हैं 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने अपनी एक समिति की सिफारिश रखी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया ताकि पंचायत, ये बलवंत राय के मेहता के नाम से ही समिति का नाम टेक दिया गया, इन्होंने गठन किया गया ताकि पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा की जा सके, उनके बारे में विचार किया जा सके। इस समिति के कारण इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद की सिफारिश की। इन सिफारिशों ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की नींव रखी। 2 अक्टूबर 1959 पहला पंचायती दिवस। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत के पहले पंचायती राज संस्थान का उद्घाटन हुआ। इस दिन को पंचायत दिवस के रूप से मनाया जाता है, जिससे भारत में स्थानीय स्वशासन की एक नई शुरुआत हुई। फिर 11 अक्टूबर 1959 पंचायती राज का विस्तार हुआ। 2 अक्टूबर 1959 के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज संस्थान की स्थापना की। इस प्रकार पंचायती राज का विस्तार अन्य राज्यों में भी होने लगा, जिससे ग्राम स्तर पर यानी गांवों से भी लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिला। अपने मुखिया को चुनने का, उसका मतदान करने का, वहाँ के वयस्क उसको मतदान करते थे, चुनते थे अपने मुखिया को, इस प्रकार। 1977 जनता पार्टी और पंचायतों का सशक्तिकरण। 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस समय पंचायती राज प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नीति और कार्यक्रमों में सुधार किया गया।
फिर उसके बाद आते हैं हमारे 1992 में, 1992, 1993, 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए संविधान में। इनके दौरान इन संशोधनों ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान में इनको दर्जा दिया गया पंचायती राज को। पहले ये सिर्फ गांव तक ही सीमित थे, पर फिर संविधान में भी इनको दर्जा दिया गया। 73वें संशोधन, इसमें ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया, उनके कार्य, अधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता को स्पष्ट किया। पंचायतों में महिला और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई कि ये लोग भी खड़े हो सकते हैं, इनको भी भाग देना चाहिए, ना कि कोई अमीर मुखिया ही हर बारी वोट में खड़ा होता रहे, या अमीर लोग ही उनके घर की महिलाओं को कोई मौका न मिले। 74वें संविधान संशोधन, इसने शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका और नगर निगम को सशक्त बनाया और उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। इससे शहरी क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। इसी तरीके से 1852 में लॉर्ड रिपन के प्रयासों से शुरू होकर 1992-93 के 73वें संविधान संशोधन तक ही ये यात्रा भारतीय लोकतंत्र के विकास की कहानी है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणालियों को स्थापित और सशक्त किया गया, जिससे समाज के सभी वर्गों को शासन में भागीदारी का अवसर मिले और लोकतंत्र को जमीन स्तर पर, यानी रूट तक, यानी ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया जाए। इसमें और भी बहुत पॉइंट है, इस बुक में आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आप उनको भी एक बारी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा मोटा मोटा आपको पता चल जाए कि किस तरीके से कहाँ से क्या शुरू होता। और भी गांधी जी के बारे में भी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी इस बुक में बताया गया है, पर मेन रोल जो इनका था इन मैंने इसमें डाल दिया। सत्ता का हस्तांतरण, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सत्ता का हस्तांतरण का मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार अपने कुछ अधिकार और जिम्मेदारियों को स्थायी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंप देती है। यह प्रक्रिया स्थानीय निकायों को सशक्त बनाती है ताकि वे स्थानीय जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान कर सके। यानी मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा बांट देती हैं जो गांवों में, कि वहाँ पे भी अपना छोटा तौर पर अपनी मुखिया पंचायत चालू करें और नगर पालिकाएं चालू करें। उनको कुछ नहीं है, उनके पावर्स दे देती हैं उनको कि तुम इस एरिया को संभालोगे, इनके यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, मांगे हैं, उनको हमारे पास लेके आओगे, हम आपको उसके वित्तीय साधन देंगे, पैसा देंगे उनको पूरी करने के लिए। कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बड़े नेताओं को वहाँ नहीं जाना पड़े, वहाँ से जो शिकायत हैं, जो मांगे हैं वो उन तक पहुँचे और फिर उनके पास जो वहाँ के मुखिया हैं उनके पास पैसा आए और वो काम करवाएं वहाँ पर। स्थानीय स्वशासन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पास करवाते हैं ना, जैसे हमारी ये पंचायत एक वेब सीरीज है, उसमें इस तरीके से अंदर वहाँ के मुखिया आगे भेजते हैं कि वो ऊपर से ऑर्डर पास होगा जब भी तो काम होगा, ऊपर से ऑर्डर पास होगा जब भी तो वहाँ पे जो एक हमारे सचिव जी आए हुए हैं, वे जो एक गवर्नमेंट के अध्यक्ष भेजे हुए हैं वहाँ पर, मुखिया उनको लिखवाता है अपनी कंप्लेंट, अपनी मांगे, वो अपने गवर्नमेंट को भेजता है, फिर मुखिया सचिव है। फिर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यह प्रणाली स्थानीय निवासियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने और हल करने का अधिकार देती है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है और जनता को अपने मुद्दों पर निर्णय लेने के सीधा अधिकार मिलता है। इससे यहाँ पे बंदे अपने यानी रूट पर ही अपने नेता को चुन सकते हैं, अपने मुखिया को चुन सकते हैं कि भाई जो जहाँ पर जो पहले से ही लोग बागों की ख्याल रखता था, हालचाल पूछता रहता था किसी का, तो उसी को ही मुखिया बनाते हैं गाँवों में। अब स्थानीय स्वशासन की संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से है, और इसके दो प्रमुख, ऐसे तो 4-5 हैं, पर दो प्रमुख इस तरीके से हैं। एक तो ग्राम पंचायत और एक नगर पालिका। ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक इकाइयां हैं जो स्थानीय निवासियों द्वारा चुनी जाती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना, ग्राम पंचायत का नेतृत्व सरपंच करता है जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वार्डों से चुने गए पंच भी होते हैं। एक स्मॉल जो कहते हैं मिनी स्ट्रक्चर होता है बड़े लोकतंत्र का ये। इसके कार्य हैं, ग्राम पंचायत स्थानीय विकास
कार्यों जैसे सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करती है। ये पंचायतें स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने और समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर आते हैं नगर पालिका। नगर पालिका ये शहर क्षेत्रों के लिए होती है। नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों या स्थानीय निवासियों द्वारा चुनी जाती है, जो एमसीडी हुई। संरचना, नगर पालिकाओं का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर करता है, जिससे नागरिकों द्वारा चुना जाता है, उनके वार्डों द्वारा। किसी स्टेट की एमसीडी है उसकी। तो नगर पालिका में विभिन्न वार्डों से चुने गए पार्षद होते हैं, जो नगर के विभिन्न हिस्सों को प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्य, नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, सफाई, जल पूर्ति, सीवरेज यानी नालों की सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, शहरी परिवहन सेवाओं का प्रबंधन करती है। ये शहरी क्षेत्र में विकास कार्य और नागरिक सुविधाओं की सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। अब ये तो आपका मोटा मोटा ऊपर का चैप्टर हो गया, उनकी परिभाषा हो गई, उनके कार्य हो गए। और अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन टाइप में मैंने इनको सॉल्व किया है, कि जिससे कि इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा पेपर में, एग्जाम में, कि सत्ता के हस्तांतरण की परिभाषा और उसके महत्व को बताइए। 73वें 74वें संशोधन में क्या दिया गया है, तो इनको शॉर्ट में मैंने लिखा है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आने लग जाए तो इससे। सत्ता के हस्तांतरण की परिभाषा, तो हमने इसकी परिभाषा तो पढ़ लिया है। तात्पर्य है कि राज्य सरकारें कुछ अधिकार और जिम्मेदारियों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंपती है। इसका उद्देश्य स्थानीय जनता को और उनकी आवश्यकताओं की समस्याओं के समाधान में सीधे भागीदारी देना है। कुछ ये देख लेते हैं जो इसके कार्य हैं, इसके महत्व। स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, स्थानीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं को वहीं पर हल करने के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त किया जाता है। इससे समाधान तेजी से और अधिक प्रभावी रूप से हो पाता है। जनता की भागीदारी, सत्ता के हस्तांतरण से जनता को शासन में सीधा हिस्सा मिलता है और वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों में योगदान दे सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। यह व्यवस्था निचले स्तर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जीवंत बनाती है, उन्हें भी और अच्छा करती है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, स्थानीय निकायों को सत्ता हस्तांतरित करने से संसाधनों का बेहतर और अधिक स्थानीयकृत उपयोग संभव होता है। इससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और उनकी प्रासंगिकता बढ़ती है। फिर देख लें स्थानीय स्वशासन के प्रकार और उनकी संरचना। ये सारे प्रकार हैं और उनकी क्या क्या कार्य हैं, ये तो उसकी परिभाषा तो हमने पढ़ लिया। इसके प्रकार जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो हमारी अरशद मेहता उसमें बताई थी, उन्होंने उसकी समिति में 3 त्रिस्तरीय, नगर पालिका, नगर निगम, ये 5 हैं। इनके कार्य लिखे हुए, इनकी संरचना लिखी हुई है, क्या क्या कार्य हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद 73वें 74वें संविधान संशोधन और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह उसकी परिभाषा। 73वें संशोधन, इसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण, 5 साल के कार्यकाल और वित्तीय स्वतंत्रता दी जाती। इसके प्रभाव, संवैधानिक दर्जा, 73वें संशोधन ने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान में दर्जा दिया इनको। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को मजबूती मिली है। आरक्षण, महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कार्यपाल, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का है, इसमें सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय शक्ति, पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता दी गई है, जिससे वे अपने विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटा सकें। 74 में नगर पालिका के लिए है और 73 में उसके लिए, गाँव के लिए है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इनके कार्य हैं, इनकी कार्यकाल है। इसका कार्यकाल नगर पालिका का भी 5 साल का सुनिश्चित किया गया। पंचायत और नगर पालिका के कार्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए, उनके बारे में बताइए। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ग्राम पंचायत के स्थानीय विकास कार्य, कृषि और भूमि का सुधार, स्वास्थ्य स्वच्छता, सामाजिक कल्याण और शिक्षा, इनको आपको एक्सप्लेन करना इन पॉइंटों को। फिर नगर पालिका के बारे में शुरू कर देना ऐसे ही आंसर। बुनियादी सुविधाएं, सड़क, सफाई, जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी योजना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट। फिर एक क्वेश्चन है, महिला और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। महिलाओं में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है।
नगरपालिका में महिलाओं के लिए भी 33% सीटों का आरक्षण किया गया। पद महिलाओं को सरपंच, अध्यक्ष और महापौर जैसे नेतृत्व के पदों पर सभी में सेम और 33% महिलाओं को। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है। नगरपालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण सेम है। दोनों में समावेशित आरक्षण से अनुसूचित जनजातियों महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा सके और उनकी समस्याओं का समाधान और उनकी प्रभावी ढंग से हो पाए। अगर उन्हीं का नेता कोई खड़ा हुआ तो उसमें तो वो अच्छी से समझ सकेगा उनके काम। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है कि इससे इस तरीके से भी पूछ सकता है, सत्ता हस्तांतरण की जगह विकेंद्रीकरण के का वर्ड ये लगा के भी पूछ सकता है कि इसकी धारणा को स्पष्ट कीजिए। सेम ही है, किस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। 73-74 के कारण, संवैधानिक बदलाव, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय, वित्तीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर का आप पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये नोट बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ ईजी से ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूँ और आपको कोशिश करूँ कि जो कुछ समझा सकूँ वो समझा सकूँ। आप चैनल को इससे जुड़े रहिए और आप और चैप्टर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर मैं जल्दी जल्दी बनाता रहूँगा आपके पेपर एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।